नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। रजिस्टर करें और उसका कैटलॉग बनाएं। कस्टमर्स मल्टीपल ऑप्शन से पे तो आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को राधे राधे मेरी ओर से नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी सैटरडे की क्लास है, शनिवार की जो क्लास है उस सैटरडे क्लास के अंदर हम आज रासायनिक समीकरणों को करने वाले हैं संतुलित। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए तो दोस्तों रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आज आप सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर सभी विद्यार्थी जुड़े, अंत तक देखें और किस प्रकार रासायनिक समीकरणों को हल किया जाता है ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं हो, अगर आपके हौसलों में उड़ान है तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी आप समाधान कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों शुरू करते हैं हम आज। और जैसा कि बताया, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ये क्लास रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं कि रासायनिक समीकरण जो है वह दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार जो होता है उसे कहा जाता है संतुलित समीकरण। पहला प्रकार जो है उसे कहा जाता है संतुलित समीकरण। ये होता है पहला प्रकार। पहला प्रकार जिसे कहा जाता है संतुलित समीकरण, जिसे कहा जाता है संतुलित समीकरण। बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है संतुलित समीकरण, जिसको क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड इक्वेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह समीकरण या वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है, उसे कहा जाता है संतुलित समीकरण। दूसरी तरफ आपने पढ़ा था असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित समीकरण जिसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है, जिसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि वह समीकरण जो है वह असंतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण जिसको बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसके अंदर हमने क्या कहा? अभिकारक और उत्पाद के, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। तो यहां पर रासायनिक समीकरण जो है जहां पर अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब वह समीकरण है असंतुलित। और असंतुलित समीकरण को हल करने के लिए, असंतुलित समीकरण को हल करने के लिए, उसे संतुलित करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं, हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वह विधि कहलाएगी अनुमान विधि, या जिसे कहा जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे कहा जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। तो ये हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि क्या होती है? तो ये हिट एंड ट्रायल, ये हिट एंड ट्रायल का दूसरा नाम, हिट एंड ट्रायल का दूसरा नाम जो है वो आपको बताया था, हिट एंड ट्रायल विधि का दूसरा नाम। तो ये हिट एंड ट्रायल विधि का दूसरा नाम क्या है? अनुमान विधि। और यह अनुमान विधि क्या होती है? अनुमान विधि का मतलब होता है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि जिसे कहा जाता है अनुमान विधि, या फिर जिसे कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। तो यहां पर ये इसकी डेफिनेशन बन गई कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए
रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए जिस विधि का उपयोग होता है उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जिस विधि का उपयोग होता है उसे कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, असंतुलित समीकरण जिसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है, असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, असंतुलित को क्या करना है, संतुलित समीकरण में बदलना है। अब पहला प्रश्न ये है यहाँ पर कि असंतुलित को संतुलित में क्यों बदलना है, असंतुलित को संतुलित में क्यों बदलना है, पहला प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न जो मैं कह रहा हूं कि हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना है, उसका कारण क्या है। तो आपने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर पालन करती है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो जब द्रव्यमान को आप नष्ट नहीं कर सकते, द्रव्यमान को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान जो है वो सदैव संरक्षित रहेगा, द्रव्यमान जो है वो सदैव संरक्षित रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान कभी कम नहीं होगा, द्रव्यमान कभी अधिक नहीं होगा, वो हमेशा संरक्षित रहेगा, ये बात यहाँ पर कह रहा हूँ। अर्थात द्रव्यमान को किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप हमेशा द्रव्यमान को संरक्षित रखेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी समझ में आ गया। और ये जो रासायनिक समीकरण हैं, ये जो रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अर्थात आप उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। और हमारे पास यदि असंतुलित समीकरण है, अगर हमारे पास कोई असंतुलित समीकरण है, हमें अगर उसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करेंगे वह विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। और उस हिट एंड ट्रायल विधि को आज आप पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का पहला तरीका, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से चरण हमको फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे स्टेप एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि तीर के बाईं ओर कहलाता है अभिकारक, तीर का बायां भाग कहलाता है अभिकारक और तीर का दायां भाग जो है वो कहलाता है उत्पाद। तो बायां भाग अभिकारक, दायां भाग उत्पाद। अभिकारक बाई तरफ है इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोला जा सकता है, इसे लेफ्ट हैंड साइड भी बोला जाता है और इसे कहा जाता है राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब यह हुआ कि तीर के निशान से, क्योंकि तीर का निशान रासायनिक समीकरण की दिशा को बताता है और जो रासायनिक समीकरण की दिशा को बताएगा, इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा अभिकारक जिसको हमने कहा LHS, और ये हो गया हमारा उत्पाद जिसको हमने कहा RHS। तो LHS भी हो गया, RHS भी हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और यहां लिखा हमने राइट हैंड साइड। तो H2+O2 जिसको हमने कहा H2O। तो यहां पर दोनों चीजें हमने देखी, H2O भी देखा और H2+O2 मिलकर बना रहा है H2। अब ये असंतुलित समीकरण है, ये जो समीकरण है यह असंतुलित समीकरण है और हमें इस असंतुलित समीकरण को करना है संतुलित। और इसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसी विधि को कहा जाएगा हिट एंड ट्रायल विधि। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है जिसको अपन कहेंगे स्टेप 1 या जिसको कहेंगे चरण 1, जो हमारे पास असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण को एक बॉक्स में लिखेंगे। असंतुलित समीकरण को बॉक्स में लिखेंगे। तो असंतुलित समीकरण को बॉक्स में लिखेंगे, पहली बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब है
कि असंतुलित समीकरण को यदि हम बॉक्स में लिख रहे हैं, बॉक्स में लिखने का मतलब यह है कि जो भी असंतुलित समीकरण है, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, ये इस प्रकार का बॉक्स बनाना है। पहला स्टेप, ये आपका पहला स्टेप रहेगा। इस बॉक्स का मतलब यह है कि आप ये बता रहे हो कि ये समीकरण अभी तक असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। ये बॉक्स यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये समीकरण जो है वो क्या है, असंतुलित। तो पहला काम है कि हम असंतुलित समीकरण को एक बॉक्स में, एक बॉक्स की फॉर्मेट में उसको रखेंगे, जिससे हम ये कह सके कि यह समीकरण जो है वह असंतुलित समीकरण है। पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह बताऊंगा कि आपको जो जो समीकरण में दे रखा है, दूसरा स्टेप, समीकरण में परमाणुओं की संख्या को हम टेबल में लिखेंगे। तो समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, समीकरण में उपस्थित जितने भी उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को लिखना, ये हमारा दूसरा चरण, समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को लिखना। तो आपकी जो समीकरण थी वो थी H2 + O2 और यहां पर आ रहा है H2O। इसका मतलब है हमें इस समीकरण को एक टेबल की फॉर्मेट में लिखना, अर्थात आपको बनानी पड़ेगी टेबल। तो ये जो टेबल है उसमें हम लिखेंगे तत्व, ये लिखा तत्व, सबसे पहले आएगा तत्व, फिर उसके बाद आएगा अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या। तो यहां पर हमने देखा कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या नंबर 1 हो गया यहां पर। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, तो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या हो गया नंबर 2, ये भी लिख दिया यहां पर। तो इस प्रकार से टेबल हमें बनानी है। सबसे पहले आएगा तत्व, उसके बाद आएगा अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उसके बाद आएगा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। तो यहां पर हमें ये देखना है कौन कौन से तत्व है। यहां पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये H दिखाई दे रहा है और O दिखाई दे रहा है। यहां पर H और O के अलावा आपको और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो H दिख रहा है, मुझे तो O दिख रहा है, बस रासायनिक समीकरण में 2 चीजें दिख रही है। अब यहां पर देखना H कितना है, तो ये वाला पोर्शन तो है अभिकारक और ये वाला पोर्शन है उत्पाद। तो अभिकारक में H कितना है, अभिकारक में H है 2 और उत्पाद में भी 2। तो अभिकारक के H और उत्पाद के H, अभिकारक के H और उत्पाद के H बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है 2 और उत्पाद में कितना है 1। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस समीकरण के अंदर जो ऑक्सीजन है वो असंतुलित है। ऑक्सीजन को संतुलित करना आपका पहला टारगेट, ऑक्सीजन को संतुलित करना आपका पहला टारगेट। इसका मतलब है यहां पर 2 है और यहां पर 1 है और हमने ये देखा है कि अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जब आपने लिखा और यहां पर कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से परमाणु हैं, तो हमारे पास H है, O है। H यहां पर 2 थे, अभिकारक में 2 थे और उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन यहां पर अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना है, 1 है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है पहली चीज हमें पता चल गई, स्टेप नंबर 2 पता चल गया कि कुछ ना कुछ असंतुलित है और वो है ऑक्सीजन। तो आपका अगला स्टेप यही होगा कि ऑक्सीजन को संतुलित करना। किसको संतुलित करना, ऑक्सीजन को संतुलित करना, ये आपका यहां पर तीसरा स्टेप रहेगा। तो चरण 3 यहां पर मैं बता दूं आपको, चरण 3 जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन को संतुलित करना। किसको संतुलित करना, ऑक्सीजन को, अर्थात O को संतुलित करना। तो ये ऑक्सीजन को संतुलित करना है। कैसे और किस प्रकार किया जाएगा, कैसे और किस प्रकार किया जाएगा अगर ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे हैं? तो साथियों बहुत ही आसान तरीका है। ये है H2 जैसा कि था,
ये है O2 जैसा कि था इक्वेशन में, और यहाँ पर था H2O, और हमने इस समीकरण के आधार पे कहा ऑक्सीजन जो है वह असंतुलित है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपके एक तरफ तत्व, यहाँ लिखा हमने तत्व, ये लिखा तत्व, बिल्कुल ठीक। पहला काम तत्व लिखना। दूसरा काम है अभिकारक के अंदर अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। नंबर 2, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक, यहां पर हम बैलेंस किसको करने जा रहे हैं? ऑक्सीजन को। तो यहां पर O लिखा जाएगा। अब आप बताएं ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है? तो अभिकारक में है ऑक्सीजन 2 और उत्पाद में है 1। इसका मतलब है कि अभिकारक 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 जो है वो यहां पर 2 है। अभिकारक यहां पर ऑक्सीजन में कितने हैं? यहां पर 2, और उत्पाद में कितना है? 1। इसका मतलब है कि 1 को 2 में बदलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 2 को ही 1 में बदल दे? यहां पर रिवर्स नहीं जाया जाएगा, आगे ही चलना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप 2 को 1 में नहीं बदल सकते, पर इस 1 को 2 में बदल सकते हैं। इस 1 को 2 में बदला जा सकता है। अब विषय यह है कि 1 को 2 में बदले कैसे, क्या तरीका है? क्या तरीका है यहां पर? क्या तरीका है यहां पर कि हम 1 को 2 में बदल दें? तो यहां पर हमने लिखा 1 को 2 में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और गुणा किससे करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यही मैं कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर 2 लिखा और यहां पर 2 लिखा, अर्थात आपकी नई समीकरण बनकर आ गई है, आपकी नई समीकरण बनकर आ गई, और वो आई है यहां पर। ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आराम से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आज की क्लास। H2 + O2 ये था। यहां अभिकारक में तो कोई बदलाव नहीं है, पर उत्पाद में बदलाव है, और उत्पाद में बदलाव यह है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये देखो परिवार में एक नया सदस्य आ गया है, और वो नया सदस्य है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2, ये 2 यहाँ पर आ गया है। बिल्कुल ठीक साथियों। अब यहाँ पर आपने नोट किया कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो चुका है, ऑक्सीजन तो संतुलित हो चुका है, पर जब हम 1 को संतुलित करने के लिए गए थे तो दूसरा जो है वो असंतुलित हो गया। आप ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे थे तो पता चला हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो अब हमें हाइड्रोजन को भी संतुलित करना है। आप देख सकते हैं कि यहां पर H कितना है? यहां पर H2 है। यहां पर मतलब है अभिकारक में H2 है, और उत्पाद में यहां पर है 4, उत्पाद में है 4। बिल्कुल ठीक, आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, वो तो बैलेंस हो गया, वो ठीक हो गया, वो नॉर्मल है, पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हमें उसको भी ठीक करना है। जैसा कि बताया गया था कि यहां पर जो है आपके हौसलों में जान होनी चाहिए, दवा जो है वो आपके हौसलों को बढ़ाने का काम करेगी। तो यहां पर भी ये समीकरण जिसमें आपने ऑक्सीजन को तो बराबर कर लिया, पर याद रहे अब आपको हाइड्रोजन को भी बराबर करना है। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए चरण 3 तो लिखा, तो अब आपका चरण 4 क्या रहेगा साथियों? आप खुद ही बता सकते हैं कि हमारा जो स्टेप 4 रहेगा वो रहेगा यहां पर कि हाइड्रोजन को संतुलित करें। तो चरण 4 में हम लिखेंगे हाइड्रोजन को संतुलित करना, हाइड्रोजन को संतुलित करना। तो हाइड्रोजन को संतुलित करना यह है आपका चरण 4। बिल्कुल ठीक। तो अभी आप सीखेंगे कि हाइड्रोजन को कैसे संतुलित करते हैं। इक्वेशन थी H2, यहाँ है O2 और यहाँ पर है 2 H2O। तो यहाँ पर आपने देखा है साथियों कि ऑक्सीजन संतुलित है, पर अब हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को संतुलित करना है। फिर से वही टेबल बनेगी
और यहां पर वो जो टेबल बनेगी जिसको कहा तत्व, यहां लिखा अभिकारक, यहां लिखा अभिकारक, तो ये लिखा अभिकारक के परमाणुओं की संख्या। आप LHS भी लिख सकते हैं साथियों, याद रहे आप LHS भी लिख सकते हैं। दूसरा यहां पर लिख रहा हूं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगा अगर आप ऐसा लिखते हैं तो। और अगर आप ये लिखते हैं अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु तो भी गलत नहीं होगा। अब हमें यहां पर हाइड्रोजन, तो अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है 2 और उत्पाद में है 2 × 2 अर्थात 4 है, तो उत्पाद में 4 है, उत्पाद में 4 है और अभिकारक में कितना है 2 है। तो ऐसा क्या करूं कि 2 का 4 बन जाए, तो 2 का 4 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, इसका मतलब है कि अभिकारक इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। तो अभिकारक और उत्पाद अब यहां पर हो चुके हैं बराबर, और बराबर कब होगा? जब आप अभिकारक में हाइड्रोजन को, जब आप अभिकारक में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तब यहां पर हाइड्रोजन जो है वो संतुलित हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन को संतुलित करने का तरीका जो है वो बता दिया कि H2 यहां पर और ये इसके आगे लगा 2, उसके बाद यहां पर O2, ये देखिए O2 और उसके बाद लग चुका है 2H2O। अब आप देखिए यहां पर क्या सभी बराबर है? जो इक्वेशन हमने लिखी, हमारी इक्वेशन थी, ये है चरण आपका 5, स्टेप 5 दोस्तों, स्टेप 5। और ये स्टेप 5 आपका क्या होगा? जिसमें आपको ये बताना है कि यह समीकरण 2H2 यहां लिखा O2, आगे बढ़े तो यहां पर आ रहा है 2H2O। अब आप देख लीजिए क्या सब कुछ बराबर है, क्या सब कुछ बराबर है? H यहां पर भी 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, दोनों तरफ हाइड्रोजन 4 है। अब ऑक्सीजन इधर कितना है 2, और इधर ये ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब यहां पर भी 2। तो अभिक्रिया जो है पूर्ण रूप से संतुलित है, तो अब इसे मुक्त कर देना चाहिए, अब इसे स्वतंत्र कर देना चाहिए। और अभिक्रिया को स्वतंत्र करने का मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स हमने बनाया था, ये बॉक्स जो है ये इस बात का संकेत थी कि समीकरण जो है वह असंतुलित है, समीकरण जो है वह असंतुलित है, अर्थात हमारी संतुलित समीकरण अब आजाद पंछी की तरह है। तो यहां पर हमने लिखा 2H2 + O2 और ये बन चुका है 2H2O। याद रहे कि ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर है, परमाणुओं की संख्या बराबर है। और यदि परमाणुओं की संख्या बराबर है तो याद रहे इसका द्रव्यमान भी बराबर होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। आप द्रव्यमान को नष्ट नहीं कर सकते और आप द्रव्यमान को उत्पन्न नहीं कर सकते, केवल और केवल उसे रूपांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर हमने ये संतुलित समीकरण करके देख ली, तो एक समीकरण हमने सॉल्व कर ली। दूसरी रासायनिक समीकरण और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समीकरणों को संतुलित, याद रहे असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वह विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि। तो यहां पर अगली समीकरण फिर से आपको एक असंतुलित समीकरण मिल गई, Na + HCl NaCl + H2। याद रहे ये तो होता है अभिकारक जो तीर के पहले का निशान है, ये तो है अभिकारक जो तीर के पहले का भाग है, और दूसरी तरफ तीर की दाईं तरफ जिसको कहा जाता है उत्पाद या प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो अभिकारक जो है उसको कहा लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद जिसको कहा राइट हैंड साइड। तो LHS लिखा, RHS लिखा। पहला काम, पहला चरण जो है नंबर 1 स्टेप 1 जो है वो क्या कहेगा?
असंतुलित रासायनिक समीकरण को या कंकाली रासायनिक समीकरण को हमें बॉक्स में लिखना है। पहला काम भूले तो नहीं ना, पहला काम क्या था? पहला काम असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमें यहाँ पर लिखना है बॉक्स में। तो ये पहला काम आपने यहाँ पर देखा कि असंतुलित जो समीकरण होती है वो बॉक्स में लिखने का अर्थ ये हो गया कि वो इस बात का संकेत देगी कि हमारी समीकरण जो है वह यहाँ पर असंतुलित है। तो Na प्लस HCl मिलकर बना रहा है NaCl और साथ में यहाँ पर है H2। तो इस प्रकार से ये समीकरण आपने बता दी कि यह समीकरण है असंतुलित। अब हमें करना है संतुलित। मेथड काम में लिया जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि से हम यहां पर हल करने वाले स्टेप बहुत जरूरी है, हमें पता होने चाहिए कौन कौन से स्टेप है। तो पहला स्टेप आपने क्लियर कर दिया, एक सीढ़ी आप चढ़ गए, अब आपको दूसरी सीढ़ी चढ़नी है। अर्थात इस प्रकार धीरे धीरे अगर एक एक सीढ़ी चढ़ते गए, स्टेप टू स्टेप चलते गए, तो अंत में आपकी मंजिल होगी दोस्तों। बिल्कुल अंत में आपकी क्या होगी? मंजिल होगी। और इन्हीं मंजिल की तरफ हमें धीरे धीरे करके कदम बढ़ाने हैं। तो ये चरण 2 आपके मंजिल की ओर ले जाने के लिए एक और कदम, जहां पर आपको क्या करना है कि जो असंतुलित समीकरण के परमाणुओं की संख्या जो है उसे बताना है। तो असंतुलित समीकरण के परमाणुओं की संख्या को लिखना। किसकी समीकरण की बात हो रही है? हमारे पास बात हो रही है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो परमाणुओं की संख्या को लिखने का काम कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी चीज बराबर है और कौन सी चीज बराबर नहीं है। तो Na प्लस HCl और NaCl प्लस H2। तो Na प्लस HCl, यहां लिखा NaCl प्लस H2। तो ये आपकी समीकरण आपके पास है, हम देख रहे हैं इस समीकरण को। अब यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। तो अब आपका पहला काम यहां तो आएगा तत्व, उसी प्रकार यहां आएगा अभिकारक की परमाणुओं की संख्या। LHS भी लिख सकते हैं, तो लिखा अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, लिख दी हमने अभिकारक के परमाणुओं की संख्या। आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो, धीरे धीरे करके बढ़ो। उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, तो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या में क्या रहेगा? हमें इसकी वैल्यू देखनी है। तो यहां पर हमने कहा क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? Na है, हमारे पास H है और Cl है, H और Cl। अब आपको काउंट करने हैं कि अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं। अभिकारक और उत्पाद में कितने हैं? तो यहां पर Na अभिकारक के परमाणुओं की संख्या वो लिखा 1, और यहां पर उत्पाद में भी Na कितना है? 1। नोट करें, ये देखो Na 1 है दोनों तरफ। H की बात कर रहा हूं, H 1 इधर भी है, पर याद रहे इधर कितना है? 2। लिख दिया 2, उत्पाद में 2। देखो अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है? 2। तो उत्पाद में 2 है तो हमें 2 लिखना है। फिर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर हम लिख रहे हैं यहां पर Cl कितना है? 1, और यहां पर भी Cl कितना है? 1। जो गड़बड़ है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। LHS और राइट हैंड साइड हम लगातार सीख रहे हैं। तो ये LHS यहां पर 1 है, वो है H का, और यहां पर कितना है? 2 है। इसका मतलब है अनबैलेंस कौन है? इसका मतलब है अनबैलेंस्ड जो है वो कौन है? अनबैलेंस्ड यहां पर है हाइड्रोजन। तो आपका टारगेट, आपका निशाना जो है वो सीधा हाइड्रोजन पे जाना चाहिए। तो यहां पर तीसरा स्टेप, हम एक और मंजिल जो है वो मंजिल की ओर तीसरा कदम हमने बढ़ा दिया है। तो चरण 3, स्टेप 3 आपका, और स्टेप 3 ये रहेगा कि हाइड्रोजन को संतुलित करना। किसको संतुलित करना? हाइड्रोजन को संतुलित करना। तो हाइड्रोजन को संतुलित हमें करना है सबसे पहले। तो हाइड्रोजन को कैसे संतुलित करेंगे? यहां पर था Na, यहां पर था HCl, ये लिखा, फिर यहां पर आ गया NaCl, जो पिछली समीकरण हम जहां पर छोड़कर आए थे, और यहां था H2। अब आप हाइड्रोजन को संतुलित कीजिए, ये आपका अगला स्टेप। तो यहां मैं लिखूंगा तत्व,
अब मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ LHS और RHS। तो ये हमने लिखा L, ये हमने लिखा H और ये S। LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, ये भी लिख सकते हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां और दायां दोनों पक्ष हो सकते हैं। तो यहां पर जो है Na यहां पर, और हम जिसको संतुलित कर रहे हैं वो Na नहीं है, वो कौन है? हाइड्रोजन। तो आप यहां पर हाइड्रोजन को संतुलित कर रहे हैं, ये मत भूलना। हाइड्रोजन LHS में कितना है? 1 और RHS में कितना है? 2। तो यहां पर लिखा 2। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन था 1, राइट हैंड साइड में कितना था? 2। अब हमें इस 1 को 2 में बदलना है, हमें इस 1 को 2 में बदलना है। तो 1 को 2 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 2 से। कर लो गुणा, अभिकारक, अभिकारक में H को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभिकारक में H को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अभिकारक है। LHS का मतलब होता है अभिकारक, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक जो है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो इधर भी 2, इधर भी 2, इसका मतलब है LHS और RHS हो चुका है बराबर। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, ये लिखा Na हमारे पास सबसे पहले था, फिर था HCl और HCl में आगे जाके लिखा 2। तो यहां पर आ गया 2HCl यहां पर, और इसी प्रकार यहां लिखा NaCl और ये है H2। तो जैसा कि आपने देखा कि आपने हाइड्रोजन की गाड़ी को तो बैलेंस कर लिया, पर जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे उस समय आपने देखा ये क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन है ये अनबैलेंस हो गया। क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस हो गया। अब हमें इस क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो अगला स्टेप, अब आपको जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कठिनाइयां आती जाएगी, मुश्किलें आती जाएगी, पर घबराना नहीं है, किंचित भी नहीं होना है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। उन जो बाधाओं से, उन परेशानियों से हमें डटकर मुकाबला करना है। तो आपने देखा कि जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये देखो Cl जो है वो अनबैलेंस हो गया। तो आपका अगला टारगेट कौन बन चुका है? क्लोरीन बन चुका है। तो चरण 4 यहां पर मैं लिखूंगा Cl को संतुलित करना। Cl अर्थात क्लोरीन, क्लोरीन को संतुलित करना, क्योंकि जब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए गए तो क्लोरीन अनबैलेंस हो गया, और जब ये क्लोरीन अनबैलेंस हो गया अब इसे भी वापस सही करना है। बिल्कुल कर देंगे, क्लोरीन को ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं। ये हकीम के पास आया है तो बिल्कुल इसे ठीक करके ही भेजेंगे। तो NaCl प्लस H2, तो यहाँ पर Na प्लस HCl, NaCl प्लस H2, यहाँ पर 2 था पिछले जब हाइड्रोजन को बैलेंस किया। ये हमारे पास समीकरण है। अब आप देखिए यहां लिखा तत्व, और उसी प्रकार यहां लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिखा जाएगा राइट हैंड साइड, और इस प्रकार यहां लिखूंगा क्लोरीन। तो आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन है 2। तो राइट हैंड साइड में कितना है? राइट हैंड साइड में क्लोरीन अकेला है, अकेला संघर्ष कर रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे भी यहां पर 1 से 2 बना देंगे, और 1 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अर्थात मैं ये कहूंगा कि उत्पाद में क्लोरीन को 2 से गुणा करना, उत्पाद में क्लोरीन को या क्लोरीन परमाणु को 2 से गुणा करना। तो क्लोरीन को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, कहां पर? उत्पाद में करना है। तो साथियों उत्पाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई Na, ये रहा Na, यहां पर HCl, ये लीजिए HCl, ये हमने लिखा, और फिर आ गया यहां पर NaCl। पर याद रहे अब यहां पर हमें Cl को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये 2 आ चुका है, और ये है H2। तो ये आपने क्लोरीन को संतुलित कर लिया, क्लोरीन को संतुलित कर लिया, बिल्कुल ठीक। तो जैसे ही सबसे पहले आपने हाइड्रोजन को संतुलित किया, जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करके आए तो पता चला क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। अरे क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं कि क्लोरीन को जब आपने ठीक किया
क्लोरीन को जब आपने बीमारी से बाहर निकाला तो पता चला कि यहां पर जो है Na सोडियम जो है Na सोडियम जो है वो अनबैलेंस हो गया। मतलब इस परिवार के अंदर, इस रासायनिक समीकरण का जो परिवार है उसमें एक एक करके बीमार हो रहे। पहले एक हुआ, उसको ठीक किया तो दूसरा बीमार हो गया, दूसरे को जब हम ठीक कर रहे हैं तो हमने देखा तीसरा बीमार हो जाता है। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों को रोग मुक्त करने का काम जो है वो हम सब मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर अब आपका चरण 4 के बाद है अगला स्टेप। अब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, आपने क्लोरीन को बैलेंस कर लिया, पर याद रहे कि हम यहां पर अब सोडियम को बैलेंस करने वाले हैं। तो यहां पर अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, सोडियम को संतुलित करना। चरण 5 लिख दिया मैंने, चरण 5, और लिख रहा हूं Na को संतुलित करना। Na अर्थात सोडियम को संतुलित करना, सोडियम को संतुलित करना। तो सोडियम को संतुलित हमें करना है, कैसे करेंगे, ये लिखा Na और यहां लिखा HCl, यहां पर आ गया 2 और यहां लिखा NaCl, और यहां पर हमने जब NaCl लिखा था तो यहां पर 2 था और यहां पर था H2। पर अब हमें जो संतुलित करने का काम करना है वो करना है सोडियम का। तो देखेंगे आप सभी, ये तत्व लिखूंगा इस तरफ, वही टेबल फॉर्मेट में LHS और वही टेबल फॉर्मेट में RHS, और यहां पर लिखा सोडियम Na और इधर भी लिखा Na। अभिकारक में कितना है, अभिकारक में कितना है, सोडियम 1 है, केवल 1 है। अभिकारक में सोडियम जो है वो केवल 1 है, और उत्पाद में Na के आगे 2 है तो उत्पाद में 2 है। इसका मतलब RHS में 2, LHS में 1, LHS में 1 और उत्पाद में 2। तो क्या करना है, इस 1 को हमें 2 में बदलना है। 1 को 2 में बदलने के लिए करना पड़ेगा फिर से 2 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई, 2 से, इधर भी 2 इधर भी 2। जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे दोनों बराबर। अगला स्टेप आपका जो रहेगा चरण 6 और ये चरण 6, आप यहां पर देख रहे हैं जो आपको समीकरण प्राप्त हो रही है वो हो रही है Na, बिल्कुल ठीक। पर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। HCl, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां मिला NaCl और यहां पर आगे था 2। इस प्रकार यहां पर है H2। तो ये आपको समीकरण मिल रही है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको जो समीकरण मिली अनबैलेंस थी, आपने धीरे धीरे करके बैलेंस कर दिया और अंत में आप पहुंच चुके हैं आपकी मंजिल तक। अंत में आप पहुंच चुके हैं आपकी मंजिल तक, और आपकी मंजिल जो है वो क्या है, ये असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। और आपने एक एक करके सभी परमाणुओं को बैलेंस कर लिया, देख लिया, परख लिया, और अंत में आपको मिल चुकी है अब संतुलित समीकरण। एक बार चेक कर लो सभी विद्यार्थियों, क्या यही है वो संतुलित समीकरण, क्या यही है वो संतुलित समीकरण? बिल्कुल यही है वो समीकरण संतुलित, और हमने कर लिया। अब यहां पर विषय सबसे बड़ा ये होता है कि सर जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए, हमें क्या इसी प्रकार से हल करना है या कोई और तरीका भी होता है समीकरण को हल करने का? तो पहली बात ये बता दूं कि अगर ये कहा जाए कि रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध का मतलब होता है स्टेप टू स्टेप, मतलब सारे चरणों में हल करो, तब तो आपको ये पूरा प्रोसीजर काम में लेना है जो कि आज आपने सीख लिया। पर याद रहे, अगर वो केवल यही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए तो हमें इस स्टेप को काम में नहीं लेना है, हमें डायरेक्ट लिखना है। अब ये शॉर्टकट मेथड, जो अगला मेथड बताने वाला हूं वो शॉर्टकट रहेगा, सीधा उत्तर लिखना होता है। उसमें हमें ये नहीं देखना है कि क्या समीकरण को इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से हमें करना है, क्योंकि इतना समय नहीं है। अगर जो प्रश्न है वो केवल 1 मार्क्स का है या केवल हाफ मार्क्स का, आधे अंक का या 1 अंक का है, तो
तो हम पूरा समय थोड़ी खराब करेंगे, हमें सीधा उत्तर दिखना है। पर अगर प्रश्न में ये चीज मेंशन कर ली जाए, ये लिखी भी आ जाए कि रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है, पर याद रहे वो समीकरण जब संतुलित कर रहे हैं तो चरणबद्ध तरीके से करना है, अगर ये चीज लिखी भी आ जाए तब तो आपको चरणबद्ध तरीके से ही करना पड़ेगा, अन्यथा आप सीधा भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, प्रश्न के दोनों प्रारूप बता दिए। अंक भार यहां पर पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको यह देखना है कि इस प्रश्न को करने से मुझे कितने अंक मिलने वाले हैं, क्योंकि आप सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा के विद्यार्थी है और यही कक्षा आपके भविष्य को तय करेगी कि आपको आगे किस दिशा में कदम रखना है। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना, पहली चीज जो मैंने बताई, अंक के आधार पर ही प्रश्न को हल करना। दूसरा, अगर प्रश्न में लिखा हुआ है कि आप इस प्रश्न को चरणबद्ध तरीके से हल करें, तब आपको सारे स्टेप फॉलो करने, अन्यथा आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं। और सीधा उत्तर कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, मैं यहां पर बताने वाला हूं, आराम से समझना कैसे और किस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक समीकरण दी हुई है, वो समीकरण असंतुलित है, असंतुलित समीकरण है। तो इस असंतुलित समीकरण को लिख देता हूं। पहला काम है मेरा लिखने का, आराम से समझना कैसे किस प्रकार किया जा रहा है, और एक एक का नाम भी बताने वाला हूं। तो ये मैंने यहां पर समीकरण लिखी, अब आपको इसे करना है संतुलित। ये अभी असंतुलित है, ये अभी असंतुलित समीकरण है और इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो ये संतुलित करने का काम जिस मेथड से किया जाएगा वो मेथड कौन सा है, अनुमान विधि। वह मेथड कौन सा है, हिट एंड ट्रायल विधि। तो हिट एंड ट्रायल मेथड। अब सबसे पहला, जब भी आप रासायनिक समीकरणों को हल कर रहे हैं, सिर्फ दो बातों को ध्यान रखना है। पहली बात, ऑक्सीजन से दूर रहना, दूसरी बात हाइड्रोजन से भी दूर रहना। वापस बता रहा हूं, ये दो लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बार बार रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। जिस प्रकार गिरगिट रंग बदलता है उसी प्रकार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बार बार अपना रंग बदलते हैं। अर्थात आप जैसे ही इनको संतुलित करेंगे तो ये दूसरों को देखकर फिर बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों जो परमाणु हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हमें इनसे बचकर रहना है, हमें बचकर रहना है, बच के ही हम किनारे को पार कर पाएंगे। तो आप जब भी समीकरण को हल करें, याद रहे ऑक्सीजन को मत छेड़ना, हाइड्रोजन को मत छेड़ना, आपका काम अपने आप हो जाएगा इन दोनों को बिना छेड़े भी। तो यहां पर हमने कहा HNO3 जो मैंने लिखा सबसे पहले, तो मैं H को नहीं छेड़ने वाला हूं, पर NO3 मुझे यहां पर दिखाई दे रहा, बिल्कुल नाइट्रेट कहते हैं NO3 को कहा जाता है नाइट्रेट। तो यहां पर नाइट्रेट कितना है, एक है, यहां पर नाइट्रेट एक है, और यहां पर NO3 के नीचे यहां पर मुझे दो दिखाई दे रहा है। आपको साफ दिख रहा है कि NO3 बैलेंस नहीं है, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि NO3 जो है वो बैलेंस नहीं है। यहां पर NO3 एक लिखा और यहां पर NO3 जो है वो मैंने कितना लिखा, दो। तो इसका मतलब है बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे, मुझे इस एक को दो में बदलना है, और इस एक को दो में बदलने के लिए दो से करना पड़ेगा गुणा। कर लो गुणा, और ये आ चुका है दो। अब आप क्या देख रहे हैं कि NO3 जो है, अब आप देख रहे हैं NO3 जो है वो यहां पर भी दो है और यहां पर भी दो है। तो आप एक काम करें कि NO3 पे हल्का सा राइट मार्क करें, NO3 पे हल्का सा राइट मार्क करें, ताकि आपको आइडिया रहे कि NO3 मेरी तरफ से बैलेंस है। अब मुझे इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब देखिए आपका लक्ष्य है कौन, आपका लक्ष्य बन चुका है Ca, क्योंकि O और H को हमें नहीं छेड़ना है। ये गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं कौन, O और H। तो अब हमें छेड़ना है यहाँ पर Ca को, हमें यहाँ पर Ca को देखना है कि क्या ये मजबूत है। बिल्कुल Ca यहाँ पर एक अभिकारक में, उत्पाद में भी एक, बहुत ही बढ़िया मजबूती के साथ। ये तो डटकर खड़ा है मैदान में, इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमें तकलीफ नहीं दे रहा है। तो कैल्शियम बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो मैदान में बचा है वो बचा है केवल O और H।
अब आपके पास मैदान में बचा है केवल O और H। अब तो हमें छेड़ना ही पड़ेगा दोनों में से। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन। यहां पर देखिए ये H कितना है, ये यहां पर मुझे H दिखाई दे रहा है 2, और साथियों यहां पर भी H देखेंगे तो ये H कितना है 2। तो अब ये 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 और 2 कितने हो गए 4। एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, ये यहां पर 2, यहां पर ये H आपको 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी ये H 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। H इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो टोटल H यहां पर कितना हो गया 4। अब मुझे यहां पर देखना है उत्पाद में H कितना है, मुझे उत्पाद में H देखना है, और जब मैं उत्पाद में H देखूंगा तो यहां पर केवल 2 दिखाई दे रहा है। लगा दिया आगे 2, तो ये भी 4 और ये भी 4। अब जरा ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, ये देखो O, और O के नीचे लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ऑक्सीजन इधर भी 2 और उधर भी 2। मेरी समीकरण संतुलित हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने समीकरण को कर दिया है संतुलित, आपने समीकरण को कर दिया है संतुलित। तो ये एक प्रकार से रफ फर्क था। अब इसको फेयर करना है, सीधा लिखेंगे 2HNO3, 2HNO3, यहां लिखा CaOH2 जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये CaNO3, यहां पर 2 और यहां पर लिखा 2H2O। ये बिल्कुल समीकरण संतुलित है, आपके सामने है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई, समीकरण बिल्कुल क्लियर है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अभी भी घबराना नहीं है। हम अगली समीकरण करेंगे, हमारे मन में जज्बा है, वो जुनून है, वो लो अंदर जल रही है, उसको बुझने मत देना जब तक ज्ञान का दीपक पूरी तरीके से प्रज्वलित ना हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे पास में अगली समीकरण भी हमें मिल चुकी है, और वो समीकरण है NaOH मैंने लिखा, उसी प्रकार मैंने लिखा H2SO4, और यहां लिखा Na2SO4, और यहां लिखा H2O। तो ये यहां पर आपको 4 चीजें दिख रही है। अब यहां पर तीर से पहले वाला भाग जिसको कहा अभिकारक, तीर के बाद वाला भाग जिसको कहा हमने उत्पाद, तो अभिकारक और उत्पाद को करना है हमें संतुलित, और इसके लिए काम में ले रहा हूं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट कर जाऊंगा यहां पर, और इस अनुमान विधि के द्वारा हम इस समीकरण को कर देंगे संतुलित। तो मैंने अभी आपको कहा था याद करते समय 2 चीजें जरूर याद रखनी है। पहली चीज, यहां पर सीधा खोपड़ी में छेद करना चाहिए। पहली चीज, ऑक्सीजन को मत छेड़ना, ऑक्सीजन यहां पर गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, मत छेड़ना हाइड्रोजन को, मत छेड़ना हाइड्रोजन को, अन्यथा आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रश्न को हल करने के लिए, मुझे सबसे पहले Na दिख रहा है, इधर भी Na दिख रहा है, एक बार देख लूं अभिकारक में कितना है 1, उत्पाद में कितना है 2, अभिकारक में 1 और उत्पाद में 2, अभिकारक में 1 और उत्पाद में 2। मुझे इस 1 को 2 में बदलना है। कैसे बदलूंगा, 2 से करना पड़ेगा गुणा, कर लिया 2 से गुणा। अब आप देख लो यहां पर अभिकारक में Na कितना है 2, उत्पाद में Na कितना है 2, लग चुका है हल्का सा राइट, लग चुका है हल्का सा राइट। इसका मतलब है Na बिल्कुल बराबर है, अभिकारक में सोडियम कितना है 2, तो उत्पाद में भी 2 बिल्कुल बराबर है, एक तराजू में 2, इधर भी 2। इसका मतलब है समीकरण सोडियम की तरफ से, सोडियम परमाणु की ओर से समीकरण बराबर है। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं, और आगे बढ़ने पर बात करने वाला हूं। आगे बढ़ने पर हम बात करेंगे यहां पर SO4। यहां पर देखिए ये SO4 कितना है, ये SO4 केवल 1 है, और यहां पर भी SO4 कितना है 1। तो आप देख सकते हैं SO4 अर्थात सल्फेट, इधर भी 1 और इधर भी 1। SO4 बिल्कुल बैलेंस है, मत छेड़ो। SO4 पूरा सल्फेट 1 काउंट होगा, SO4 जो है वो पूरा 1 काउंट होगा, अलग अलग नहीं करना है। NO3 जैसे कि SO4, यहां पर हाइड्रो ऑक्साइड, इन सभी को 1 मानकर ही हमें हल करना है। पूरा ऐसे नहीं है S को अलग कर रहे हो, O को अलग कर रहे हो, ऐसा मत करना। S और O को अलग अलग काउंट न करें, एक ही माने।
तो SO4 यहां पर कितना हो गया, एक, और उधर भी एक। अब यहां पर विषय आ रहा है, अंत में जो बचा वो बचा है हाइड्रोजन। तो साथियों बताना चाहूंगा, ये H लिखा है, ये H लिखा है, पर याद रहे इस H के आगे भी कुछ लिखा है, और इस H के आगे जो है वो है 2, और यहां पर भी ये H कितना है, 2। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2 और 2, 2 और 2 होते हैं 4, और यहां पर H कितना है, 2, लगा दो आगे 2, तो ये भी कितना हो गया, 4। इसका मतलब है H इधर भी 4 और H इधर भी 4। इसका मतलब हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है, हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा इस O पर। ये O मुझे दिख रहा है, पर O अकेला नहीं है, O अकेला नहीं है। O कितना है, 2 है। तो यहां पर भी देख लो, O अकेला नहीं है, O के पास कितना है, 2 है। O के पास 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2। इसका मतलब है आपकी समीकरण हल हो चुकी है, और लिख देता हूं NaOH, NaOH, H2SO4 लिखा, Na2SO4, और अंत में बात करना चाहूंगा H2। ये हमने समीकरण लिखी थी, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाया, और एक बदलाव यहां पर दिखाई दिया, इधर 2। ये 2 स्थानों पर बदलाव हुआ, और देखा हमारी समीकरण हल थी। तो समीकरण को आपने हल करना सीख लिया कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित थी, कभी कभार ऐसा भी होता है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे कि मैं लिख रहा हूं NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, बन गया यहां पर सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट। सारी चीजें मैंने बराबर करके एक एक करके लिखी। अब मुझे देखना है कि समीकरण बैलेंस है या अनबैलेंस है। आप स्वयं देखें, Na कितना है, 1, और यहां पर भी Na, ये रहा 1, बिल्कुल ठीक। तो Na अभिकारक और उत्पाद, आपका ध्यान वही होना चाहिए, अभिकारक उत्पाद। अरे जब शॉप पर सामान लेने जाते हो तो 2 kg अगर आपने सामान मांगा है तो 2 kg लोगे ना, कि 1.5 kg, 1 kg या 3 kg लेकर आओगे। जितनी जरूरत है, जितना अमाउंट पे किया है, हमें उतना ही चाहिए। तो यहां पर सोडियम यदि अभिकारक में 1 है तो देखो उत्पाद में 1 ही है या ज्यादा है, हमें यह देखना है। तो यहां पर हमने कहा यदि अभिकारक में 1 है तो उत्पाद में भी 1 है। उसी प्रकार अगर Cl की बात कर रहा हूं, Cl कितना है, 1, और यहां पर भी Cl कितना है, 1, दोनों तरफ 1 1 है, बिल्कुल सही। आगे बात कर रहे हैं, आगे बात करने पर यहां पर नजर आ रहा है Ag कितना है, यहां पर 1, और इधर भी 1, उस प्रकार से NO3 1, और यहां पर भी NO3 कितना है, 1। आप देख रहे हैं अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जो है वो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण क्या है, संतुलित। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको समीकरण पहले से ही बैलेंस दे रखी है, पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको डिगमिगाया जा रहा है कि क्या पता आप हिल जाओ, क्या पता आप डिगमिगा जाओ, आप सोच में मजबूर हो जाओ कि ये समीकरण बैलेंस क्यों नहीं हो रही है, क्या पहले से बैलेंस है, तो पहले से बैलेंस था तो क्यों दे दी गई। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, पर आपको गुमराह नहीं होना है, आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। ध्यान देना, सीधा सीधा कोई बात नहीं, अगर समीकरण संतुलित है तो वापस वही लिखनी है, ऐसा कई बार होता है कि अभिक्रिया संतुलित पहले से होती है, परंतु आपको सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आप घबरा जाओ, समीकरण से परेशान हो जाओ, बस इसीलिए जानबूझकर ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न फटाफट से लेते हैं। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम रासायनिक समीकरणों को हल करने की प्रक्रिया को सीख रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं सभी को बहुत ही मजा आया होगा, और आज की क्लास में हर एक विद्यार्थी जरूर सीख कर जाएगा कि समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। समीकरणों से बच्चे डरते हैं, इक्वेशन याद नहीं होती, इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते, ये बच्चे बार बार सोचते हैं। तो यहां पर जो है अगला प्रश्न, और ये हमारा आखिरी प्रश्न, BaCl2 H2SO4, आगे लिखा बेरियम सल्फेट BaSO4, और यहां मैं लिख रहा हूं HCl। जब ये 1 अंक का प्रश्न है तो हमें सीधा उत्तर देना है, समझ गए बात को। तो यहां पर BA कितना है, 1, और यहां पर भी BA कितना है, 1, लगा दो, राइट, लगा दिया।
बात करूंगा Cl, Cl कितना है 2, अरे Cl यहां पर 2 है तो यहां पर कितना है 1 है, इसका मतलब है अनबैलेंस है, इसका मतलब है अनबैलेंस है। इधर तो 2 है पर इधर 1 है, तो हम इस 1 को 2 में बदल देंगे और इधर भी कर देंगे 2, इधर भी कर देंगे 2। तो हमें यहां पर ध्यान देना H और O को नहीं छेड़ना है, H और O को हमें नहीं छेड़ना है। अब ध्यान देना SO4 यहां पर 1 है और SO4 यहां पर 1 है, दोनों तरफ 1 लिख दिया, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर पीछे बच गया H2, H2 इधर 2 और इधर भी H कितना है, इधर भी 2। अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है और अभिक्रिया को कर दिया है संतुलित, BaCl2 H2SO4 और लिखा है BaSO4 और यहां लिखा 2HCl। इस प्रकार यह समीकरण भी कर दी है संतुलित। तो समीकरण जो है वो हमें संतुलित करना आना चाहिए, समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गई बात यहां पर। तो इस प्रकार से आज की क्लास में दोस्तों आपने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा है। उम्मीद करूं हर विद्यार्थी जब आज यहां से निकलेगा तो वो कहेगा कि मैं समीकरण सीख कर आया हूं। अगली बार हम कुछ और करेंगे और देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है, अभिक्रियाओं के प्रकार जो है वो हम सीखने वाले हैं। फिर से इंतजार रहेगा एक लंबे अंतराल के बाद, और यही लंबा अंतराल जो है वो सैटरडे को फिर से इसी टाइम हमें विज्ञान से मुलाकात करवाने वाला है। उम्मीद करता हूं कितने विद्यार्थी जुड़ते हैं, कितने विद्यार्थी देखते हैं, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, बताएं कि यहां पर शनिवार को बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, थोड़ा समय निकाल कर देखें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो समाज को प्रज्वलित कर देगा। बिल्कुल दोस्तों, तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई। आज की क्लास में क्या पढ़ा ये भी हमने क्लियर कर लिया। अंत में यही कहूंगा, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मतलब कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी मुश्किल, बाधा या रुकावट क्यों ना आ जाए, आप डिगमिगाओ मत, उन मजबूरियों को मत कोसो कि मैं नहीं कर सकता, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं। इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलो, और जब आप चलोगे तो अंत में आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।